सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू वीडियो जो कि रिलेटेड होने वाली है TS47 के। और जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि क्या एग्जैक्टली टॉपिक लेकर मैं आया हूँ आज इस वीडियो के लिए। सो एज़ यू ऑल नो कि SSB TS47 की बैच हम चला रहे हैं और TS47 की जो SSBs हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बैच के, हमारे ग्रुप के ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दी है। स्टार्टिंग के डेज़ में रिपोर्टिंग बहुत ही कम देखने को मिली है, जहाँ पर TS की रिपोर्टिंग 300, 400, 500 तक जाती है, 600 तक भी जाती है। वहाँ पर अभी अभी मुझे पता चला है, शायद इलाहाबाद सेंटर था कि कौन सा सेंटर था, वहाँ पर सिर्फ 163 रिपोर्टिंग हुई थी, जिसके अंदर से 160 आउट ऑफ 163 जो कि 9 बच्चे स्क्रीनिंग हुए हैं। और उन 9 में से भी बहुत सारे रिपीटर्स हैं, ऐसा सुनने को मिला है, जो कि हमारे बैच के बच्चे हैं, जो कि ग्रुप बना रखा है उसी के थ्रू। स्टार्टिंग में कम बच्चे रिपोर्ट करते हैं, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगी डेट्स ज़्यादा बच्चे रिपोर्ट करेंगे, कंपटीशन ज़्यादा रहता है, स्क्रीन इन होने के चांसेस थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा बच्चे रिपोर्ट करते हैं। ऑल्दो स्क्रीन होना बहुत ही आसान प्रोसेस होती है, जो आपको चाहिए होता है वो होता है कॉन्फिडेंस। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ एग्जैक्टली जो इस टॉपिक पे बनने वाली है आपको PPT में भी हेल्प करने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट स्लाइड की तरफ और हम चलते हैं GD की तरफ। मैं चाहता हूँ कि एक बार GD स्टार्ट करने से पहले हम इसको प्रोसीजर को समझ लें। देखिए क्या होता है, मैं आपको प्रोसीजर इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि GD की जो प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं आपको PPT यानी स्क्रीन के डे पर भी हेल्प करने वाली है। क्योंकि GD और आपका जो ग्रुप डिस्कशन फर्स्ट डे भी होता है नरेशन के बाद, वो क्वाइट सिमिलर होता है, क्वाइट सिमिलर आपको परफॉर्म करना होता है दोनों ही चीज़ में। ऑल्दो जो GD सेकंड टाइम होता है, जो आपका स्क्रीनिंग होने के बाद होता है, वो थोड़ा सा टफ होता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके स्क्रीनिंग होने के बाद रिकमेंडेशन के लिए। आपको रिकमेंडेशन पे भी ध्यान देना होगा। अगर आप अपना पूरा एफर्ट लगा देंगे कि मैं स्क्रीनिंग हो जाऊँ, तो स्क्रीनिंग होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप स्क्रीनिंग हो भी गए अपने एफर्ट लगा के, तो अगले 5 दिन जब आपको वहाँ पर रुकना है तो आपकी बहुत बुरी तरीके से लगने वाली है। आपको जो है आपको प्रिपेयर करना है अपने पूरे 5 दिन के लिए इज़ पैक होकर, ताकि अगर आपने स्क्रीनिंग अपनी मेहनत से निकाला है तो उस उम्मीद को आप कुछ चीज़ में बदल पाओ, कुछ क्रिएट कर पाओ उसको। ठीक है। आपको एक बिल्डअप करना सीखना होगा। उसके लिए मैं आपके लिए एक बार चाहता हूँ कि कोई प्रोसीजर आपको कर दूँ। प्रोसीजर आप देख सकते हैं, प्रोसीजर ऑफ GTAT SSB इंटरव्यू। क्या है, ग्रुप डिस्कशन जो GTO टास्क होता है, जो कि आपके डे 3 से स्टार्ट होता है। देखिए मेन जो GTO टास्क ही होता है, आपको पता होगा कि 5 दिन में से 3 दिन तो आपको सिर्फ GTO के साथ रहना पड़ता है वहाँ पर। तो ये जो प्रोसेस होती है GTO की, ग्रुप टास्किंग ऑफिसर की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो GTO का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या कि जो भी GTO के जब स्टार्ट होते हैं थर्ड डे का, उसमें सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है GTO। और GTO के भी जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं उसको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो आपको चेक करने के लिए होते हैं और कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं। तो जो GD होता है वो आपका एक मेन टेस्ट में आता है, जिससे वो आपको जज करता है, आपको मार्क्स देता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको 10 या 12 मेंबर्स के एक ग्रुप में बांट दिया जाएगा। ठीक है। 10-10 बच्चे को ग्रुप में बांट दिया जाएगा। जितने बच्चे स्क्रीनिंग हुए हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 30 बच्चे हैं तो 10-10 के 3 ग्रुप बना दिए जाएंगे। अगर 9 बच्चे हैं तो सिर्फ एक ही ग्रुप में किया जाएगा। ठीक है। ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाएंगे। ठीक है। जो GD होगा वो आपका 20 से 25 मिनट तक चलेगा। ठीक है। एक स्मॉल टाइम के बीच में, है ना। आपको क्या होगा कि 2 GTO जो है वो 2 GD कंडक्ट करवाता है। ठीक है। आपको 2 बार अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं, 2 GD कंडक्ट होता है, उसके बेस पे वो आपको करता है। दोनों टाइम वो आपको एक नया नया टॉपिक देगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि जो फर्स्ट एक GD होगा, जो पहला GD होगा, उसमें आपको 2 टॉपिक्स बताए जाएंगे। उसमें से आपको किसी एक टॉपिक पर ही GD करना है, और उनमें से कौन से टॉपिक पे आपको GD करना है, GD यानी ग्रुप डिस्कशन, वो आप लोगों को ही डिसाइड करना है, जो आपके साथ के सिलेक्टेड बच्चे हैं। आप लोग खुद इंग्लिश में आप उसके सामने बात करेंगे GTO के और डिसाइड करेंगे कि ओके जेंटलमैन, वी शुड टेक दिस टॉपिक फॉर द डिस्कशन बिकॉज सो एंड सो। आपको वो टॉपिक प्रॉपरली उठाना पड़ेगा। आपको वो वाला टॉपिक उठाकर उसके ऊपर डिस्कशन करना है। सेकंड टाइम वापस से थोड़ा सा गैप मिलेगा, फिर से एक GD के लिए टॉपिक देंगे आपको GTO सर, और जो उस वक्त जो GTO सर आपको टॉपिक देंगे उसके ऊपर आपको कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको एग्जैक्टली उसी टॉपिक पे बोलना ही होगा। टॉपिक बहुत ही सिंपल आते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलें तो हम आपको जैसा मैंने बताया यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि आपको फर्स्ट वाले में आपको करना है और सेकंड वाले में आपको उसकी चॉइस का मिलेगा। ठीक है।
उसके बाद यहाँ से हम चलते हैं कि टॉपिक्स की तरफ। तो कौन से जो मेन टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट किए जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इज़ द यूएन एबल टू जस्टिफाई इट्स एग्जिस्टेंस इन टुडेज़ वर्ल्ड। यूएन जो कि है यूनाइटेड नेशंस, जो कि अब बहुत ही जाना माना वो नेशन है हमारे वर्ल्ड का, जो कि बहुत सारी चीज़ें कंडक्ट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कराने के लिए जाना जाता है। सो आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको जानना होगा, और आपको पता भी होगा यूनाइटेड नेशंस में कितनी सारी बैठकें होती है, यूनाइटेड नेशंस क्या क्या कराता है। जैसे यूएनएससी की बात कर लें हम, और भी उसके ब्रांचेस की बात कर लें, तो यूएन आपको पता होना चाहिए कि अभी भी क्या जो एग्जिस्टेंस वर्ल्ड है उसमें कुछ कर पा रहा है यूएन। आप उसको उसके ऊपर इलेबोरेट करना है आपको, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं इन सब वीडियो, आपको कुछ पता नहीं है टॉपिक, तो आप ज़रूर कमेंट करिए नीचे। हम क्या करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, हम लोग मीट पे बनाकर उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोगों के रिस्पांस बहुत कम आते हैं, उसकी वजह से हम लोग कंडक्ट करवाने में थोड़ा सा डिले कर देते हैं, या फिर हमारा मोटिवेशन जो कम हो जाता है। अगर आप उसको वीडियो को लाइक करेंगे, आप कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जेन्युइनली आप लिखेंगे कि हाँ ग्रुप ज्वाइन करके कि हमें करना है, सो डेफिनेटली वी विल डू दिस थिंग। सो आप कमेंट करेंगे और बोलेंगे तो हम ज़रूर करेंगे गूगल मीट पे। अगर आप आज कहेंगे तो हम आज ही करेंगे। विथ मेजर कंट्रीज़ लाइक यूएस एग्जिस्टिंग UNHRC इज़ द बॉडी स्टिल होल्ड्स द इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर भी आपको पढ़ना चाहिए। विद द तालिबान टेकिंग ओवर अफगानिस्तान वुड द वर्ल्ड विल बी अंडर टेरर थ्रेट वंस अगेन। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि तालिबान से रिलेटेड है। अब ये जो एक टॉपिक आ रहा है, इसको आप सिर्फ एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है आपको इसके अराउंड जो आपका जो भी इसकी थीम है उसके बारे में आपको पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद हु एक्चुअली वॉन अफगानिस्तान, द एक्सट्रीमिस्ट, रिलीजियस फंडामेंटल्स और पीपल्स ऑफ अफगानिस्तान। ये जो भी फंडा हुआ था उसमें एग्जैक्टली जीता कौन है ना। अब इसके अंदर 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं आपको। देखो इस टॉपिक में क्या होता है कि जिसने इस टॉपिक दिया उसके 3 सब पॉइंट्स दिए, तो उसमें से जब आप भी वहाँ बैठे होंगे तो आपको इन 3 सब पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को अपने फेवर में लेना होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते इंग्लिश में कि हाँ ये तीनों पॉइंट अपने अपने जगह सही है या ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं होता है। आपको किसी एक पॉइंट को पकड़ना होता है और उसके प्रति आपको अपनी ज़्यादा वो दिखानी होती है कि मैं बोल रहा हूँ कि चलो मैंने मान लिया कि द रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट की जीत हुई, ठीक है। अगर ऐसा मान लिया, मैंने सपोज़ कर लिया मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं बोलूँगा बार बार मेरे को इसके फेवर में मुझे पॉइंट्स बोलने पड़ेंगे वहाँ पर। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ठीक है द एक्सट्रीमिस्ट भी जीत गए, ठीक है मान लेते हैं ये भी हो गया, ऐसा नहीं। हमको पॉइंट्स बोलने तो द रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट के सपोर्ट में हम क्लियर कट लगना चाहिए कि हम इसके सपोर्ट में हैं और हम जीडी कर रहे हैं। बिकॉज हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, हमें किसी का फेवर थोड़ा सा लेना पड़ेगा। सबका अपना अपना फेवर होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप ये वाला पॉइंट ले लेंगे तो कुछ ख़राब हो जाएगा, ये ले लेंगे तो कुछ ख़राब हो जाएगा। सबका अपना फेवर है। बस बात यह है कि आप तीनों पर ऐसा नहीं कर सकते कि तीनों अपनी अपनी जगह सही हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर क्या है अगला, हु विल बीन मोस्ट बेनिफिटेड बाय द तालिबान टेकिंग पावर इन। किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, मे बी यहाँ पर इंडिया भी आ सकता है, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। व्हाट शुड द कंट्रीज़ ऑफ वर्ल्ड डू विद द तालिबान गवर्नमेंट। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टार्टिंग के जो 3-4-5 पॉइंट्स है वो तालिबान से रिलेटेड आ रहे हैं और ये फैक्ट है। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा रिसेंट के जो है करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं SSB देने, बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि SSB का जो प्रोसीजर है एक लंबा प्रोसीजर है। वहाँ पे जो ऑफिसर्स बैठे रहते हैं वो एक लंबे टाइम के लिए सर्विस दे रहे हैं उस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, ठीक है। तो उस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अगर वो लंबे टाइम से कर रहे हैं तो वो एकदम आपको बिल्कुल रिसेंट खबर बहुत कम पूछते हैं। वो आपसे जो करंट अफेयर्स पूछते हैं वो आपसे विद इन अ ईयर की पूछते हैं। जो पिछले 1 साल में जो चीज़ हुई है उसमें जो मेजर चीज़ हुई है उससे रिलेटेड पूछते हैं। तो आप ये नहीं कि आप पता चले आप 1 महीने की पढ़ के जा रहे हो कि वो 1 महीने से कुछ भी पूछ सकता है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे तालिबान इशू हो गया, आपने देखा 3-4 टॉपिक्स जो हैं वो पूरे तालिबान इशू से रिलेटेड है। तो आपको जो है पूरा तालिबान इशू एक बार उसकी कंप्लीट रिपोर्ट या कोई वीडियो आप देख सकते हैं। मैं आपको यूट्यूब पे एक चैनल भी ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा। मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बहुत प्रेफर करता हूँ उनको। वो है ध्रुव राठी, जो कि बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो आप उनकी वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। सो तालिबान से रिलेटेड आप देख सकते हैं 3-4 वीडियो आ गई। आप इसकी पूरी कंप्लीट रिपोर्ट एक बार पढ़ लेंगे तो आपको चारों टॉपिक एक ही बार में कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ना प्रेफर नहीं करते तो आप ज़रूर वीडियो देखिए, बस आपके माइंड में नॉलेज होना चाहिए बना के, तो वहाँ पर आप कोई भी बोल सकते हो कुछ भी, बस आपको बोलना पड़ेगा कॉन्फिडेंस से। उसके बाद क्या है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डस इंडिया नीड टूडे, डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना होगा डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक में डिफरेंस क्या होता है ना। और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये ऑटोक्रेटिक के बारे में, जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर हम कुछ एस्पेक्ट से देखें तो आपको ऑटोक्रेटिक भी अच्छी सही लगने लगेगा। हमको पता है कि भी हम डेमोक्रेटिक में जी रहे हैं। सो आप इसके बारे में भी पढ़िए ज़रूर।
इज़ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ रिलेवेंट इन टुडेज़ एरिया? क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो रीजनल है वो रिलेवेंट हैं आज के एरा में? एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा डिबेट करने लायक टॉपिक है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इतने सारे टॉपिक्स को लेकर बैठिए, अगर आप इतने सारे टॉपिक्स को लेकर बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। सो आप इतने सारे टॉपिक्स को लेकर मत बैठिए, क्योंकि आप इनके बारे में एक शॉर्ट नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद बना के बोलने की टेक्निक आपके पास होनी चाहिए कि आप क्या बना के बताएं। देखिए, अगर आपके पास नॉलेज होता है तो कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है वो नॉलेज से होता है। अगर कोई बंदा है जिसको बिल्कुल ज़ीरो बोलना आता है बट उसके पास नॉलेज है ना, और एक बंदा है जिसको बहुत बोलना आता है बट उसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं, एकदम ज़ीरो है वो, तो जिसके पास नॉलेज है ना वो वहाँ पर जीत जाएगा जंग को, क्योंकि उसके पास नॉलेज था, उसने कुछ कैसे कैसे करके बोल दिया है। बट उसके पास नॉलेज नहीं था, उसको बोलना बहुत आता था, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास पता ही नहीं है उसको बोलना क्या है, उसको बोलना आता है तो। बट जिसको बोलना नहीं आता है उसके पास काफ़ी कुछ है, तो कैसे भी करके उसको बोल देता है। तो जो नॉलेज है वो ज़्यादा मैटर करती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। विथ रिसेंट डेवलपमेंट्स इन मीडिया इंडस्ट्री शुड लिसन कंसिडर्ड एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद आर्टिकल 370 तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपको पता ही है कश्मीर, जम्मू कश्मीर का रिलेशन कितने इंडिया के साथ जो है कितने टाइम से चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। पेट्रियोटिज़म एंड नेशनलिज्म, ये तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सोशल मीडिया भी आपको पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है, तो आपको सबको पता है कि सोशल मीडिया कुछ लोगों के लिए कैसे ज़रूरी है, कुछ लोगों के लिए कैसे नहीं ज़रूरी है। ये सब आप मन से बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ सिंपल टॉपिक्स भी आते हैं और यही टॉपिक्स आपके लेक्चरेट में भी आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। फिर द कंडीशन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, ये भी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लड़के हैं तो आपको काफ़ी कुछ पता होगा स्पोर्ट्स के बारे में, लड़के बहुत आगे होते हैं, काफ़ी कुछ पता होता है। और इनफैक्ट ये ऐसा टॉपिक है कि अगर ये टॉपिक आ जाता है तो मतलब 90% चांस है कि बच्चे ये वाला टॉपिक लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है लड़कों को, और स्पोर्ट्स के बारे में सब खुल के बोलते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं और बहुत ही अच्छी डिबेट बनती है, बहुत ही प्यारी डिबेट बनती है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसको आपको ज़्यादा एम्फेसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आता होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही हॉट टॉपिक है, इसको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा आप। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें आई है। सब्जेक्ट चॉइस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको थोड़ा जल्दी डाल दिया गया है क्लासेस में। सो बहुत सारी चीज़ें आई है, और कैसे एजुकेशनल सिस्टम में चेंज आएगा, कैसे हम दूसरी कंट्रीज़ को थोड़ा सा फॉलो करेंगे, वो चीज़ भी आपको मिलने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, तो जो कि है राइजिंग एनपीएस ऑफ द बैंक हैव फोर्स्ड देम टू मेक पॉलिसी मोर स्टिग्नेंट, सच पॉलिसी इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी और गिविंग अ मेजर ब्लो टू इट। ये जो है हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये भी बहुत मैटर करता है। अक्सर बच्चे इसको टॉपिक को चूज़ करते नहीं हैं, बट इन केस अगर सेकंड टाइम में ये टॉपिक आ गया और आपको बोलना ही पड़ा, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। सो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड है। और इकोनॉमी से अगर मैं बात करूँ तो मैं ज़रूर एक बार बजट की बात करना चाहूँगा कि बजट्स जो अभी पास हुआ है रिसेंटली 2022 का, निर्मला सीतारमन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कि पास किया है, उससे रिलेटेड भी आप इससे थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ सकते हैं बैंकिंग्स के बारे में, तो आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। आफ्टर कोविड-19 विच सेक्टर कंट्री शुड फोर्स मोर ऑन बिल्डिंग इट्स प्रीमियरली हेल्थ केयर नेटवर्क, इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑन फोकसिंग द फार्मेसी सेक्टर। मैं कहूँगा कि जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक आपको बताए, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही वाला टॉपिक है, जो है टॉपिक नंबर 16। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, और बहुत ही प्रेफरेबल टॉपिक है, बहुत ही अच्छे कंटेंट वाला टॉपिक है। सो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, द लॉन्च ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंडिया, हाउ इट विल सॉल्व इंडियाज़ पेट्रोलियम क्राइसिस, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही हैं, जिनको भी व्हीकल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनको पता होगा इलेक्ट्रिकल कार्स, टेस्ला की कार्स, क्या क्या चीज़ें आ रही है, और इससे पेट्रोलियम क्राइसिस जो है, जो पेट्रोलियम का प्रॉब्लम है, जो रेट बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आपको मस्ट करके जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा चांस है कि इन्हीं टॉपिक में से कोई ना कोई टॉपिक आप लोगों को ज़रूर फंस जाए, और हो सकता है कि कल को आपको सामने ये टॉपिक आ जाए और आपने अपने ग्रुप को कन्विंस कर लिया इस पे बोलने के लिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होगा, आप उनमें लीड कर पाओगे, आप अलग इम्पैक्ट छोड़ पाओगे जीटीओ के सामने अपना। तो ये टॉपिक ज़रूर करिए। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इनमें से किसी टॉपिक के ऊपर हम लोग डिबेट करें, हम लोग डिस्कशन करें, सो आप कमेंट करिए उस टॉपिक का नाम कि किस टॉपिक पे हम करना चाहते हैं। हम आपको सबको वहाँ पर बोलने का मौका देते हैं गूगल मीट पे। जो भी बच्चा ज्वाइन होता है, पिछले बार भी अराउंड 50 to 60 बच्चे शायद ज्वाइन हुए थे, उन सबको एक बार बोलने का मौका मिला था। हमने 2 विनर्स भी निकाले थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेट किया था जीडी में, और नरेशन भी बहुत अच्छा किया था। अगर आप चाहते हैं पीपीटीटी और स्क्रीन की प्रैक्टिस करना, तो वो भी हम ज़रूर कर सकते हैं अपने गूगल मीट के ऊपर। सो बस आपके रिस्पांस की नीड है, आपके लाइक्स की ज़रूरत है, आपके कमेंट्स की ज़रूरत है, आपके सब्सक्राइब करने की नीड है। सो बनी रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।